नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और आज हम बात कर रहे हैं 17 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। हर रोज की बात ही इस मॉडल पेपर में भी हम 25 इंपोर्टेंट प्रश्न और आंसरों को लेकर के बात करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, आने वाले समय में जो हमारे सामने भर्ती परीक्षा है वो है समान पात्रता परीक्षा 2024 और इसी भर्ती परीक्षा को लेकर के हमने जो मॉडल पेपरों की श्रृंखला चलाई है उनमें से आज हम बात करेंगे 17 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के बात करूंगा। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को लेकर के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में प्रमुख अभ्यारण्य। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जितने भी अभ्यारण्य हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न पेपर में कई बार पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के ही आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक एक प्रश्न को लेकर के बात करेंगे और उसकी व्याख्या को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का 1 नंबर का प्रश्न जो आपकी स्क्रीन के सामने है, देख सकते हो। और प्रश्नों की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न पेपर में किस प्रकार से पूछे जाते हैं यहाँ पर ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। वनडे में जितने भी पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने का और समझने का एक ही उपाय है कि आप अधिक से अधिक प्रश्न को निकालिए और मॉडल पेपरों को सॉल्व कीजिए। तो देखिए, 1 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए, लैब असिस्टेंट एग्जाम ज्योग्राफी पेपर में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देख सकते हो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो, आपके सामने 4 विकल्प देख रखे हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है ये पता करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है वो है शेरगढ़ जो कि सिरोही में है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए, ऑप्शन बी ताल छापर जो कि चूरू में है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी देख सकते हो राम सागर जो कि धौलपुर में है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी दे रखा है वो है सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, हमें तो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो सही सुमेलित नहीं है वो है शेरगढ़ सिरोही, जो कि जबकि शेरगढ़ कहाँ है तो 12 के अंदर है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों, यहाँ पर ए वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ताल छापर है तो वो चूरू के अंदर है और राम सागर देखा जाए तो ये धौलपुर के अंदर है और सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में है। अब देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 जिले में स्थित है। इसे 1983 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 1983 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और शेरगढ़ कहाँ है तो 12 के अंतर्गत है और इसे 1983 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बात कर लेता हूँ 2 नंबर का प्रश्न। तो देखिए, आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है वो भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपकी स्क्रीन के सामने है और देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है तो देख सकते हो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का एग्जाम 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, बांसदरा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो देख सकते हो दोस्तों, बांसदरा जो पहाड़ी है वो कौन से अभ्यारण्य में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है बंद बारेठा अभ्यारण्य दे रखा है। ऑप्शन बी देखिए शेरगढ़ अभ्यारण्य दे रखा है और ऑप्शन सी है वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और ऑप्शन डी दे रखा है वो है माउंट आबू अभ्यारण्य। तो दोस्तों, जो बांसदरा पहाड़ी है वो कहाँ है तो उदयपुर के अंतर्गत स्थित है और इसी बांसदरा पहाड़ी पर जो अभ्यारण्य बना हुआ है तो वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात करता हूँ। तो देख सकते हो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तो देखिए 17 फरवरी 1987 को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना है तो 5.19 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कौन सी पहाड़ी पर है तो बांसदरा की पहाड़ी पर स्थित है। तो वो है बांसदरा की पहाड़ी पर जो अभ्यारण्य बना हुआ है तो वो है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य और ये उदयपुर में स्थित है। आगे देख सकते हो दाबाई तालाब जिसे जियान सागर भी कहते हैं तो ये भी कहाँ है तो ये उदयपुर में ही है। आगे देखिए, बड़ी झील टाइगर झील भी कहते हैं तो ये भी उदयपुर में है। जैविक उद्यान यहाँ पर बना हुआ है तो उसकी गठन कब किया गया है तो देख सकते हो 12 अप्रैल 2015 को जैविक उद्यान बनाया गया है। सज्जनगढ़ महल देखा जाए तो इसी बांसदरा पहाड़ी पर है। प्राचीन आखेट स्थल भी यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को लेकर के जितनी भी छोटी मोटी जो जानकारी है और पेपर में पूछी जाती है वो सारी की सारी हमने देख ली। बात कर लेते हैं अगला जो अपना हमारा प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए, जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ।
तो देख सकते हो आज का जो 3 नंबर का प्रश्न है और ये कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो इंडस्ट्री एग्जाम का जो एग्जाम हुआ है 2018 में, वहाँ पूछा गया है। तो देख सकते हो राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो देख सकते हो ऑप्शन ए दे रखा है 33 वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन जो बी दे रखा है वो देख सकते हो 38 वन्यजीव अभ्यारण्य, और ऑप्शन सी है वो है 25 वन्यजीव अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी है वो है 7 वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वर्तमान में राजस्थान में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो दे रखा है वो सही होगा, 25 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा सही है। और वर्तमान में जो हाल फिलहाल क्या कंडीशन है, तो इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। तो देखिए वर्तमान में राजस्थान में क्या है, तो देखिए वन्यजीव अभ्यारण्यों की बात करो तो वो है 27। आगे देख सकते हो राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो वो है 3। आगे देखिए अगर बाघ परियोजनाओं की बात की जाए तो वो है राजस्थान में 4, और रामसर स्थल पूछा जाए तो वो है 2। आगे देख सकते हो अगर राजस्थान में जंतु वाले टोटल कितने हैं, तो वो है 5, और कंजर्वेशन रिजर्व वो कितने हैं, तो वो है 16। तो दोस्तों ये आंकड़े भी आपको पता रखने चाहिए। कई बार एग्जाम में सीधे उठा करके ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, और हमारा जो एग्जाम है एक क्वालिफाई एग्जाम है, और वहाँ पर ऐसे प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। और लेवल भी देखा जाए तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऐसे प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है वो भी आपके सामने है, और देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए राजस्थान में भालुओं का पहला जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है वो है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, और ऑप्शन बी दे रखा है वो है सांकम्बरी संरक्षित क्षेत्र, और ऑप्शन सी है वो है गोथेलान संरक्षित क्षेत्र, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है रोटू संरक्षित क्षेत्र। तो राजस्थान में जो भालुओं का संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा माना जाता है, तो वो माना जाता है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, और ये कहाँ है, तो जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो देखिए सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र 2008 में स्थापित किया गया, और ये जालौर के अंदर है। देखिए जालौर और सिरोही में 117.49 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। आगे देखिए राजस्थान में भालुओं का प्रथम संरक्षित क्षेत्र है, तो यही है जालौर और सिरोही का सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। सिरोही के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र में 326 वर्ग किलोमीटर, और सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र स्थल पर 117.49 वर्ग किलोमीटर को मिलाकर 20 जुलाई 2010 को भालू अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों जालौर और सिरोही को मिला करके सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, और ये भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है। देख सकते हो ये प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। दोस्तों ये लाइन यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलती है कि प्रदेश का तो पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य कौन सा है, तो सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र है, और जालौर और सिरोही दोनों को मिलाकर के भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर बनाया गया है। आगे बात कर लेता हूँ। तो आज का जो 5 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देखिए 5 नंबर का प्रश्न। तो देखिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछा है तो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देखिए फुलवारी की नाल स्थित है। तो देखिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, फुलवारी की नाल कहाँ है, तो ऑप्शन ए देख सकते हो वह है उदयपुर में, ऑप्शन बी है वो है राजसमंद में, और ऑप्शन सी है कोटा में, और ऑप्शन डी दे रखा है बूंदी में। तो फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ऑप्शन ए देखिए फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर व्याख्या को देख करके बात करता हूँ। तो फुलवारी की नाल देखिए कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। 6 अक्टूबर 1983 को इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर ये डेट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। 6 अक्टूबर 1983 को इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। आगे देखिए इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 511.41 वर्ग किलोमीटर है। मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल यहीं से होता है। देखिए दोस्तों जो सीईटी एग्जाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, वहां पर ये प्रश्न सीधा पूछा गया था कि मानसी वाकल नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो वो फुलवारी की नाल से होता है। तो ये लाइन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए महाराणा प्रताप की कर्म भूमि भी यही है। बगेरा, चीतल, सांबर, हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्राह्मी, चिरमी, सफेद मूसली जैसे औषधि पौधे भी यहाँ पर देखे जाते हैं। तो दोस्तों फुलवारी की नाल को लेकर के हमने सारी जानकारी ले ली। मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल होता है तो वो फुलवारी की नाल से होता है। यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो आज का 6 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ।
तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न देख सकते हो कहाँ पूछा है, तो जो वीडियो एग्जाम हुआ था 2021 वहाँ पर पूछा गया है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जिले सही सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हो कौन सा जो अभ्यारण्य दे रखे हैं और उनके सामने एक जिला दे रखा है, तो सही सुमेलित यानी कि गलत कौन सा है वो हमें पता करना है। तो ऑप्शन ए देखिए बंद बैरेठा जो कि अलवर में बता रखा है। ऑप्शन बी देखिए बस्सी जो कि चित्तौड़गढ़ में बता रखा है। और टोडगढ़ रावली कहाँ है, तो देखिए पाली अजमेर और राजसमंद में बताया है। आगे देखिए फुलवारी की नाल, तो ये उदयपुर में है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हम पता लगा सकते हैं, तो बंद बारेठा कहाँ है, ये भरतपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, जो कि अलवर दे रखा है, तो ये हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बाकी के ऑप्शनों को लेकर के हम ये व्याख्या देख लेते हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन भी कवर हो जाएंगे और इनसे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो वो भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए बंद बारेठा 1985 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। बयाना भरतपुर में स्थित 170.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है ये। आगे देख सकते हो बस्सी कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ में 1988 में स्थापित किया गया। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 138.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। आगे देखिए बात करता हूँ, तो टोडगढ़ रावली जो कि 1983 को अभ्यारण्य घोषित किया गया, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 455.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो कि पाली अजमेर और राजसमंद में फैला है। आगे देखिए फुलवारी की नाल 1983 जो कि उदयपुर में है और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 511.41 वर्ग किलोमीटर है। मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल है वो फुलवारी की नाल से ही होता है, जो कि उदयपुर में है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फुलवारी की नाल, यहाँ से संबंधित हमने देख लिए सारे के सारे प्रश्न। और यहाँ की जो एक इम्पोर्टेंट लाइन है वो यही है, तो वो ये है कि मानसी और वाकल नदियों का उद्गम स्थल कौन सा है, तो वो है फुलवारी की नाल जो कि कोटड़ा उदयपुर में है। और उसके बाद बात करता हूँ, तो यहाँ पर इसे कब स्थापित किया गया था, तो 1983 में इसको फुलवारी की नाल को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ, तो आज का जो 7 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके सामने है, और 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न, और इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन जो एग्जाम हुआ था 2018 वहां पर पूछा है। तो देखिए बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो जो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। ए वाला देखिए टोंक, ऑप्शन बी दे रखा है वो है जयपुर, और ऑप्शन सी है वो है चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन डी है वो है जालौर। तो बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए व्याख्या यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे देखिए ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल भी यहीं से है। तो दोस्तों एक तो हमने देखा जो मानसी और वाकल नदियाँ उद्गम कहाँ से होती है, तो वो फुलवारी की नाल से होती है। और दोस्तों दूसरा देखा जाए तो ओराई और ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से होता है। देखिए 29 अगस्त 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए जालेश्वर महादेव मंदिर है, तो वो कहाँ है, बस्सी चित्तौड़ में है। चौंसिया, सैंड ग्राउंड वगैरह, जंगली बिल्ली, खरक और तेंदुओं के लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बस्सी गांव काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है, और प्रभाजी जी सुतार इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बस्सी गांव है चित्तौड़गढ़ का वो काष्ठ कला हेतु प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो प्रवर्तक है इस कला के वो कौन है, प्रभाजी सुतार, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेता हूँ, तो 8 नंबर का आज का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न, और सिविल डिप्लोमा जो एग्जाम हुआ था 2016 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बंद बारेठा जो वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो ऑप्शन है देखिए भरतपुर में, ऑप्शन बी है धौलपुर में, और ऑप्शन सी है वो है अलवर में, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है करौली। तो बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य जो दोस्तों भरतपुर बयाना में स्थित है, तो ऑप्शन जो ए वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो देखिए बंद बारेठा कहाँ है, तो भरतपुर में है। ये एक वाटरफॉल है। आगे देखिए 7 अक्टूबर 1985 को इसको स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 170.65 वर्ग किलोमीटर है, और शिकार गाह भी यही है। कुकुंद नदी यहीं पर बहती है। आगे देखिए पक्षियों हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कुकुंद नदी कहाँ बहती है, तो बंद बैरेठा अभ्यारण्य जो कि भरतपुर में स्थित है वहां पर बहती है। तो 8 नंबर के प्रश्न को और इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात की। देख लेते हैं अगला जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ।
तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो 9 नंबर का प्रश्न आपके बीच है और इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो देखिए ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया कहाँ मिलती है? तो देखिए ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया कहाँ मिलती है, प्रत्येक बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बात कर लेता हूँ। तो ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी है वो है आबू पर्वत में, और ऑप्शन सी दे रखा है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, और ऑप्शन डी है वो है मरु राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखिए दोस्तों जो ग्रीन मुनिया चिड़िया है वो कहाँ पाई जाती है? तो आबू पर्वत पर पाई जाती है। और आबू पर्वत कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो सिरोही में स्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो आबू पर्वत कहाँ है? तो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में स्थित है। 1960 में इसको अभ्यारण्य बना था ये। आगे देखिए जंगली मुर्गा तथा कारागास हेतु प्रसिद्ध है ये। आगे देख सकते हो ग्रीन मुनिया चिड़िया यहीं पर पाई जाती है। डिकिल पटेटा बाबू एंसिस घास के पादप भी यहीं पर पाए जाते हैं। आगे देख सकते हो ग्रीन मुनिया बागदड़ा सज्जनगढ़ उदयपुर में भी पाई जाती है। बेमाली माता, तो देख सकते हो बेमाली माता कहाँ स्थित है? तो आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। सालगांव अचलगढ़ ओरिया इसका आश्रय स्थल है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आबू पर्वत, तो एक तो ग्रीन मुनिया के लिए है, और एक ये भी पूछा गया है कई बार भी, तो डिकिल पटेरा आबू एंसिस पादप कहाँ पाए जाते हैं? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर व्याख्या को लेकर के बात की। जो ग्रीन मुनिया मुनिया नामक चिड़िया पाई जाती है तो वो आबू पर्वत पर पाई जाती है, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला जो प्रश्न है 10 नंबर का, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा है। तो देखिए इनमें से बालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? तो देखिए बालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान में, और आगे दे रखा है तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य में, और सी वाला दे रखा है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भालू किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी देखिए माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में भालू पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो। माउंट आबू अभ्यारण्य देखिए सिरोही में 1960 में इसका अभ्यारण्य बना था। जंगली मुर्गा भालू कारागास ग्रीन मुनिया चिड़िया और डिकल पटेटा पटेरा आबू एंसिस पाए जाते हैं यहाँ पर। 2009 को में इसे इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया था। तो दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न की व्याख्या को लेकर के भी हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 11 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 11 नंबर का प्रश्न है वो भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आपके बीच है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो देखिए घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन हमारे सामने चार है। ऑप्शन ए दे रखा है जयसमंद अभ्यारण्य, ऑप्शन बी देखिए बंद बारेठा अभ्यारण्य, और ऑप्शन सी है वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी है वो है जवाहर सागर वन्य जीव विहार। तो देखिए घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य बना है तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या देख सकते हो। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो वो कोटा बूंदी और सवाई माधोपुर धौलपुर और करौली इतने जिलों में फैला है। आगे देखिए राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में विस्तृत है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 7 दिसंबर 1979 को इसकी स्थापना मानी जाती है। घड़ियालों तथा गांगेय सूस के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, घड़ियालों तथा गांगेय सूस के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। आगे बात कर लेता हूँ। तो 12 नंबर का प्रश्न, तो देखिए आज का जो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 12 नंबर का प्रश्न, और कौन से एग्जाम में पूछा है? तो देखिए थर्ड ग्रेड 2010 में ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? तो देखिए अमृता देवी जो मृगवन है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए देखिए कायलाना झील, ऑप्शन बी देखिए मथानिया, और ऑप्शन सी है खेजड़ली, और ऑप्शन डी है वो है माउंट आबू। सभी जानते हो अमृता देवी मृगवन कहाँ है? तो वो खेजड़ली जोधपुर में है। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो इसकी व्याख्या। तो अमृता देवी मृगवन कहाँ है? तो खेजड़ली जोधपुर में 1998 में स्थापना हुई थी। आगे देखिए राजस्थान में कुल 7 मृगवन है। तो सबसे प्राचीन जो मृगवन है वो पुष्कर मृगवन है, मचकुंड अजमेर में 1985 ईस्वी में बना है। आगे देखिए अशोक विहार जो कि जयपुर में 1886 में इसका निर्माण हुआ था। आगे देख सकते हो चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969 में बना। सज्जनगढ़ मृगवन जो कि उदयपुर में है 1984 इसकी डेट है। आगे देखिए माचिया सफारी जोधपुर 1985 में इसका निर्माण हुआ। और आगे देखिए सज्जन संजय उद्यान जो कि शाहपुरा में है 1986 में इसकी जो सन है। तो देख सकते हो दोस्तों सारे मृगवन को लेकर के भी हमने बात कर ली।
और हमारा जो प्रश्न था वो यही था कि अमृता देवी मृगवन कहाँ है, तो खेजड़ली जोधपुर में है और 1998 में ये यहाँ पर स्थापित किया गया था। बात कर लेता हूँ अगला जो प्रश्न है, तो देख सकते हो 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो आज का जो 13 नंबर का प्रश्न है वो देखिए, और 13 नंबर का प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और इस प्रश्न की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड 2010 में पूछा है। तो देखिए मानसी वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है मानसी वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है। तो ऑप्शन ए वाला देखिए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी देखिए फुलवारी की नाल, और ऑप्शन सी है वो है माउंट आबू, और ऑप्शन डी है वो है सज्जनगढ़। तो मानसी वाकल और सोम नदियाँ जिस अभ्यारण्य से गुजरती है तो वो है फुलवारी की नाल। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है ये बिल्कुल सही है। एक बार पुनः मानसी वाकल और सोम नदियाँ जहाँ से निकलती है तो फुलवारी की नाल से है, और फुलवारी की नाल से पुनः एक बार और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए फुलवारी की नाल तो देख सकते हो कोटड़ा उदयपुर है, 6 अक्टूबर 1983 को स्थापित हुआ था ये। आगे देखिए क्षेत्रफल 511.41 वर्ग किलोमीटर है। मानसी वाकल जो कि इसका उद्गम स्थल है, सोम नदी भी यहीं से निकलती है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थापित हुआ है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित है, तो फुलवारी की नाल में स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और इसकी व्याख्या अपने आप में बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात कर लेता हूँ तो 14 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 14 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो आपके बीच है, और 14 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा है। तो देखिए जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो देखिए दोस्तों जवाहर सागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है राजस्थान के कौन से जिले में है। तो ऑप्शन ए देखिए चित्तौड़, ऑप्शन बी देख सकते हो बारां, और ऑप्शन सी है वो है सवाई माधोपुर, और ऑप्शन डी है वो है झालावाड़। तो जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन जो ए वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इसकी व्याख्या देखिए बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 194.59 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो 9 अक्टूबर 1975 इसकी स्थापना मानी जाती है। जवाहर सागर बांध का निकटवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है ये। एक जलीय अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है ये। घड़ियालों का संरक्षण तथा मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र भी विकसित कर उनकी संख्या में वृद्धि करता है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने देख लिया एक जलीय अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये है जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो आज का जो देखिए 15 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हो लैब असिस्टेंट एग्जाम ज्योग्राफी में पूछा है, कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा है, और फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी पूछा है। तो दोस्तों हमारा लेवल भी यही है। तो देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में आरंभ किया गया था। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में स्टार्ट हुआ। तो देख सकते हो ऑप्शन है 1971, ऑप्शन बी 1972, और ऑप्शन सी है 1973, और ऑप्शन डी है 1974। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट होता है वो 1973 में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइगर देखिए दोस्तों 7 अप्रैल 1973 को इसको 9 अभ्यारण्य से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए बाघों की वास्तविक आबादी बरकरार रखना इसका उद्देश्य है, तथा हमेशा के लिए राष्ट्रीय धरोहर रूप में परिरक्षित करना है। 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण हुआ था। केंद्र देखिए प्रायोजित है। आगे देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो बिंदु है उनको लेकर के बात करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो एक तरफ तो दे रखी है बाघ परियोजना, आगे देखिए जिला कहाँ है और कब स्थापित हुआ, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो। तो देखिए रणथंभौर कहाँ है, तो सवाई माधोपुर में स्थापित कब हुआ, तो 1973 और 74 में इसका वर्ष बताया जाता है। सरिस्का कहाँ है, तो देख सकते हो अलवर के अंतर्गत है, और 27 अगस्त 1982 में इसको स्थापित हुआ है। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ है, तो देख सकते हो कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर स्थित है। और देख सकते हो 9 जनवरी 2012 इसका वर्ष है। आगे देख सकते हो रामगढ़ विस्तारी कहाँ है, तो ये बूंदी के अंतर्गत स्थित है, और 16 मई 2022 को इसका वर्ष बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी डेट है और ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी हमें पता होना चाहिए। बात कर लेता हूँ तो 16 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो आज का जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको बात कर लेता हूँ लेकर के। और इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2020 में ये पूछा है। तो देखिए राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए है वो है रणथंभौर,
ऑप्शन बी है वो है सरिस्का और ऑप्शन सी है वो है केवलादेव और ऑप्शन डी है वो है मुकंदरा हिल्स। तो राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रणथंभौर है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और रणथंभौर को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हो। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973 तथा पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो है रणथंभौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाने के कारण इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी स्थित है और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। तो दोस्तों रणथंभौर भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी व्याख्या जरूर देख करके जाए दोस्तों। यहाँ पर ये से प्रश्न है जो बनते हैं और पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेता हूँ तो 17 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो आज का जो 17 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है। तो देखिए 17 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो पानी के पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी देखिए जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा भरतपुर। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हो। घना केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? तो भरतपुर जिले में स्थित है। 1956 में इसे अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ है। और 1 अक्टूबर 1981 को भारत के रामसर साइट सूची में भी इसको शामिल किया गया है। पक्षी नमोभूमि चेतना केंद्र ऑस्ट्रिया की सहायता से स्थापित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देख लिया घना केलादे पक्षी अभ्यारण्य की विशेषताओं के बारे में हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं आज का 18 नंबर का प्रश्न। तो देखिए आज का जो 18 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न और ये पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड 2013 में। तो देख सकते हो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो देखिए रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न। ऑप्शन ए देखिए वो है करौली, ऑप्शन बी है वो है भरतपुर और ऑप्शन सी है वो है सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी दे रखा है वो है जयपुर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में है। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में है। और 1995 में अभ्यारण्य बना था। तो प्रथम बाघ परियोजना 1974 में शुरू हुई। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। आगे देखिए इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से 1996 और 97 में यहाँ पर शुरू किया गया था। तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के भी हमने बात कर ली। बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। तो देखिए 19 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। और आज का जो 19 नंबर का प्रश्न है ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एग्जाम 2019 में पूछा है। तो देख सकते हो राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए सरिस्का, ऑप्शन बी देखिए रणथंभौर और ऑप्शन सी है केवलादेव और ऑप्शन डी दे रखा है मुकंदरा हिल्स। तो राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया है? तो वो रणथंभौर से किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व 1955 में अभ्यारण्य घोषित हुआ। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है ये। बाघों का घर भी कहा जाता है तो रणथंभौर को कहा जाता है। 1996 और 97 में विश्व बैंक के सहयोग से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो वो रणथंभौर से किया है। रणथंभौर दुर्ग पर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य और रणथंभौर दुर्ग को लेकर के हमने सारी बातें कर ली। और अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, ये बात मान करके चलिए। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न देख सकते हो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये प्रश्न पूछा गया है LSA एग्जाम 2018 में पूछा है। तो देखिए इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो ऑप्शन ए देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन सी है वो है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और ऑप्शन डी है सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम ये कहाँ पर है और किस कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से स्टार्ट है। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है।
आगे बात कर लेता हूँ इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है, सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो देखिए रणथंभौर अभ्यारण्य, तो देखिए बाघों का घर भी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। 1 नवंबर 1980 को इसको घोषित किया गया था। 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया है इसको। आगे देखिए 1973 और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना इसमें शामिल हुई थी। आगे देख सकते हो 1996 और 97 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहीं से प्रारंभ हुआ है। पद्मनाभ तालाब, मलिक और रामबाग, गिलाई और मानसरोवर, लाहपुर, ये सारी की 6 जिले हैं और ये यहीं पर स्थित है। आगे देखिए रणथंभौर दुर्ग है तो यहीं स्थित है। जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी सवाई माधोपुर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 282.03 वर्ग किलोमीटर है। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न है, और देख सकते हो 21 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का 21 नंबर का प्रश्न, और ये कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड का जो 2013 में एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया है। तो देखिए राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 1, 2, 3 या 4। तो राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो दोस्तों 3 हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। और इसकी डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी व्याख्या है वो, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में, 3। कौन कौन से हैं, तो देखिए एक हो गया रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। 1 नवंबर 1980 को बाघ परियोजना में इसको शामिल किया गया था। 2 नंबर का देख सकते हो तो केवलादेव घना अभ्यारण्य कहाँ है, तो भरतपुर में, और 1981 में साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है। 3 नंबर का देखिए मुकंदरा हिल्स, जिसे दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जवाहर सागर को मिलाकर बाघ परियोजना शुरू हुई थी। तो दोस्तों 3 हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, हमने बात कर ली कौन कौन से, रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स। दोस्तों आगे बात कर लेता हूँ तो 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए आज का 22 नंबर का प्रश्न देख सकते हो। 22 नंबर के प्रश्न भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण के नाम पर किया गया है। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, उसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो ऑप्शन ए देखिए विष्णु मंदिर, ऑप्शन बी देखिए शिव मंदिर, और ऑप्शन सी है श्री राम मंदिर, और ऑप्शन डी है वो है ब्रह्मा मंदिर। तो जैसा कि नाम से ही जानते हो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो वो शिव मंदिर के नाम पर किया गया है। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए व्याख्या, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों की व्याख्या है। तो देख सकते हो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो भरतपुर में है। गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर स्थित है ये अभ्यारण्य। भगवान कैलाश शिव का प्राचीन मंदिर भी है यहाँ पर। पक्षियों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। साइबेरियन सारस है तो ये प्रसिद्ध है। 1956 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। देख सकते हो अक्टूबर 1981 में रामसर साइट में इसको शामिल किया गया। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है इसको। कदम्ब के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं और क्षेत्रफल देखा जाए तो 28.73 वर्ग किलोमीटर है। डॉक्टर सलीम अली इंटरनेशनल सेंटर खोला गया है, तो वो कहाँ पर है, तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बातों को लेकर के बात कर ली। जितने भी फैक्ट थे और जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं फिर से पूछे जा सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल हमारे कवर हो जाएंगे। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, देख सकते हो। तो आज का जो 23 नंबर का प्रश्न है वो आपके बीच है और इस 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न, और जेईई डिग्री एग्जाम 2022 में पूछा है। तो देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो रामसर साइट में कौन सा अभ्यारण्य शामिल किया गया है, तो ऑप्शन देख सकते हो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो रामसर साइट में किसे शामिल किया गया है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए यहाँ पर राजस्थान में 2 रामसर साइट उपलब्ध है। 1 नंबर पर कौन है, तो घना घना केवलादेव भरतपुर अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। 1 अक्टूबर 1981 को स्थापित है इसकी। और सांबर झील, तो देख सकते हो 23 मार्च 1990 को सांबर झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान के 2 स्थान ऐसे हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, केवलादेव अभ्यारण्य और सांबर झील। ये बात पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो 24 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो। तो इस 24 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न मैकेनिकल डिग्री एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है, तो विश्व विरासत सूची में कौन सा है इसमें से देखिए, ऑप्शन ए राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन बी रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान,
और ऑप्शन सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी चंबल घड़ियाल अभयारण्य। तो विश्व विरासत सूची में कौन है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन जो सी वाला है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, तो देख सकते हो व्याख्या। तो देखिए यह राजस्थान का दूसरा तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। राजस्थान की एकमात्र धरोहर है। इसे 1983 ईस्वी में रामसर साइट में भी शामिल किया गया। यह साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे पक्षियों की आश्रय स्थल भी कहते हैं। पाइथन पॉइंट भी स्थित है, यहाँ अजगर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये लाइन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पाइथन पॉइंट कहाँ पाए जाते हैं और अजगर पाए जाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि भरतपुर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, और आज का जो लास्ट प्रश्न है देख सकते हो 25 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 25 नंबर का प्रश्न इंडस्ट्री इंस्पेक्टर देख सकते हो 2018 में पूछा है। तो देखिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन है हमारे सामने चार। ऑप्शन ए देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। तो सबसे छोटा राजस्थान का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो व्याख्या भी आपके सामने है। तो देखिए राजस्थान में तीन राष्ट्रीय उद्यान है। एक नंबर पर कौन है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर में 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और क्षेत्रफल पूछा जाए तो 282.3 वर्ग किलोमीटर है। 2 नंबर पर देखिए केवलादेव गणना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और क्षेत्रफल 28.73, सबसे छोटा है ये। और 3 नंबर पर देखिए मुकंदरा हिल, जिसे दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। 9 जनवरी 2022 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल 199.55 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यही हमारे जो 25 प्रश्न थे जो आपके बीच लेकर के आया, जो कि सीईटी समान पात्रता परीक्षा होने वाली है। और उसके बाद भी जितने मुख्य एग्जाम होंगे उनके लिए भी अगर इन प्रश्नों को आप देखते हो दोस्तों, तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। और जो हमारा टारगेट है कि समान पात्रता परीक्षा आप सभी 60%, 60 नंबर, 60 या 70 प्रश्न कर लो और 40% अंक प्राप्त कर लेते हो, तो आपकी पात्रता प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद जितने भी मुख्य एग्जाम आते हैं तो उन मुख्य एग्जामों को देने के लायक आप बन सकते हो। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना करना ना भूलें, और अपने दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।